हेलो। यहाँ पर हम सेमेस्टर 3 के लिए जिनका मेन हिंदी है उनके लिए पेपर 7 का प्रश्न करेंगे। वीर गाथा काल के कवि चंद बरदाई का परिचय देते हुए उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो का परिचय दीजिए। इस इस प्रश्न को अन्य तरीकों से भी पूछा जाता है कि पृथ्वीराज रासो का विस्तृत परिचय दीजिए, अथवा तो पृथ्वीराज रासो की कथा वस्तु संक्षेप में लिखकर इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता की चर्चा कीजिए, जिसके विषय में हमने अगले वीडियो में बताया था कि इसके लिए एक अलग से प्रश्न बनता है, तो वह यहाँ पर होगा। या फिर कवि चंद बरदाई रचित पृथ्वीराज रासो की काव्यगत यानी विशेषताएं स्पष्ट कीजिए, अथवा पृथ्वीराज रासो का संक्षिप्त परिचय देकर उसकी प्रामाणिकता अथवा प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर प्रकाश डालिए। इन सभी रूपों में आपको केवल और केवल इसी तरह का उत्तर देना है जो यहाँ पर हम देने वाले हैं। इस उत्तर के लिए आपको पहले पूर्व भूमिका, कवि चंद बरदाई का परिचय, पृथ्वीराज रासो की संक्षिप्त कथा वस्तु, पृथ्वीराज रासो की विशेषताएं, पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता और उपसंहार जैसे मुद्दों पर अपना ध्यान लक्षित करना पड़ेगा। अब हम देखते हैं इसके उत्तर को। वीर गाथा काल के कवियों में चंद बरदाई सर्वाधिक चर्चित एवं विश्रुत कवि है। उनके द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो एक चरित्र प्रधान महाकाव्य है। इसकी प्रामाणिकता अप्रामाणिकता के विषय में इतिहास लेखकों एवं आलोचकों ने अनेक तर्क प्रस्तुत किए हैं। इसका काव्य सौंदर्य सहज ही मन को आकृष्ट कर लेता है। इसमें सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने के सौंदर्य एवं औदार्य का सजीव वर्णन हमें प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि कवि चंद बरदाई तो वीरगाथा काल के प्रमुख कवियों में गोरखनाथ, मैथिली कोकिल विद्यापति, अमीर खुसरो आदि कवियों के नाम उल्लेखनीय है, किंतु बहुचर्चित वीर काव्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता चंद बरदाई को सविशेष सम्मान प्राप्त कर देता है। वे इस युग की प्रमुख प्रवृत्ति वीर काव्य के प्रणेता और हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता होने के कारण ये इस युग के सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। कुछ आलोचक उन्हें हिंदी के वाल्मीकि मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि चंद हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य। उन्होंने चंद बरदाई को दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान का सामंत और राजकवि भी माना है। अब हम देखते हैं इनके जन्म, जाति और उपाधि। महाकवि चंद बरदाई का जन्म पृथ्वीराज चौहान के साथ ही संवत 1151 विक्रम में पंजाब में लाहौर में हुआ था। उनकी शिक्षा दीक्षा भी कुमार पृथ्वीराज के साथ ही हुई थी। कुमार के सिंहासनारूढ़ होने पर उनका सम्मान विशेष बढ़ गया था और वे राजकवि के साथ साथ कुमार पृथ्वीराज के मंत्री तथा सेनापति का भी दायित्व संभालने लगे। पृथ्वीराज में उल्लेख के अनुसार वे चंद भाट जाति के थे। पंडित हर प्रसाद शास्त्री के अनुसार चंद बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। उनके
जन्म काल के संबंध में कई धारणाएं हैं। शुक्ल जी ने इनका जन्म वर्ष 1168 ईस्वी माना है तथा लिखा है कि रासों के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी जब लाहौर में इनका जन्म हुआ था। चंद स्वयं ही अपने को बरदाई कहा करते थे। कहा जाता था है कि उन्हें जालंधरी देवी सिद्ध थी, जिससे वे अदृष्ट काव्य रचना में भी सर्वथा सक्षम थे। कनौज के कवियों द्वारा यह चुनौती दिए जाने पर कि देवी सिद्धि तभी मानी जाएगी जब ये बिना देखे सम्राट चंद का वर्णन कर दे। तब चंद सब कुछ बता देते हैं। कैमास वध के अवसर पर भी इसी सिद्धि के फलस्वरूप उन्हें सरस्वती प्रत्यक्ष हो सब कुछ बता देती थी है। इस प्रकार उनकी वरदाई उपाधि सार्थक सिद्ध होती है। अब सम्राट पृथ्वीराज के से संबंध के रूप में उनका वर्णन देखेंगे तो हिंदी के प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो के रचयिता और अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान के सखा, मंत्री तथा सेनापति एवं राजकवि चंद बरदाई थे। सम्राट पृथ्वीराज की ओर से उन्हें 20 गांव मिले थे, इसलिए उनका निर्वाह सुख चैन से होता था। वे हमेशा सम्राट के साथ ही रहते थे। जब शहाबुद्दीन गौरी सम्राट पृथ्वीराज को गजनी ले गया तब वे भी सम्राट को मुक्त कराने के उद्देश्य से गजनी पहुंच गए थे। वहां पहुंचकर उन्होंने अपने बुद्धि चातुर्य से गौरी की प्रशंसा करके उसका विश्वास प्राप्त कर लिया। उन्होंने गौरी के सम्मुख पृथ्वीराज की बाण विद्या की बड़ी प्रशंसा की थी और उसके संबंध में गौरी से वचन भी ले लिया। उन्होंने पृथ्वीराज को गौरी के वध की योजना समझा दी और उसके अनुसार जब पृथ्वीराज का बाण गौरी के सिर के टुकड़े करता हुआ आर पार निकल गया तब शत्रुओं के हाथ से मरने से पहले वे स्वयं अपने हाथों छुरी निकालकर मर गए और सम्राट को भी छुरी देकर प्राणांत की प्रेरणा दी। यह जो बात है वह हमने कंपलसरी हिंदी में पृथ्वीराज की आंखें एकांकी में भी पढ़ी है। कुशल कवि और वीर योद्धा के रूप में हम देखें तो चंद एक कुशल कवि होने के साथ साथ एक उत्तम योद्धा भी थे। कलम और तलवार पर उनका एक समान अधिकार था। निर्भीकता की तो वे मानव साक्षात मूर्ति थे। जयचंद जैसे अद्वितीय वीर के सामने भी वे निर्भीकता पूर्वक पृथ्वीराज की प्रशंसा करते हैं। इतना ही नहीं, वे कैमास वध की निरर्थकता भी निसंकोच प्रकट करते हैं। जिस समय पृथ्वीराज को गौरी बंदी बनाकर अपने देश ले जा रहा था उस समय चंद भी महाराज के साथ साथ चले गए तथा अपने पुत्र जलहण को पृथ्वीराज रासो सौंप गए थे। इस संबंध में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि पुस्तक जलहण हथ दे चली गज्जन नृप काज। कहा जाता है कि जलहण ने चंद के अधूरे महाकाव्य को पूर्ण किया था। रघुनाथ चरित हनुमंत कृत भूप भोज उद्दीर्य जीमी पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत चंद नंद उद्दरीय तिमी। यह प्रसिद्ध है कि चंद ने स्वामी के हितार्थ अपना बलिदान दे दिया था। वे बहुत प्रतिभाशाली, दूरदर्शी, वीर तथा स्वामी भक्त कवि थे। पृथ्वीराज सदा अपने सखा के समान साथ रखते थे। पृथ्वीराज सदा उन्हें अपने सखा के समान साथ रखते थे एवं उनकी हर बात मानते थे। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की
संक्षिप्त कथा वस्तु। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। यह महाकाव्य अनेक अध्यायों में विभक्त है। इसमें स्थान स्थान पर हमें उच्च कोटि के कवित्व की झांकी होती है। सबसे पहले हम इसकी कथा वस्तु पर दृष्टिपात करेंगे और उसके बाद कवित्व को देखेंगे। पृथ्वीराज रासो 69 सर्गों में विभाजित महाकाव्य है। इसकी कथा दिल्ली नरेश पृथ्वीराज चौहान के जीवन चरित्र से संबद्ध है। कथा का आरंभ मंगलाचरण से होता है। इसके बाद कवि ने क्षत्रियों की वीरता का बड़ी ही विशदता से निरूपण किया है। तदंतर अजमेर के सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर वंशी अनंगपाल की पुत्री कमला के साथ विवाह का वर्णन किया गया है। इसके बाद पृथ्वीराज के जन्म की कथा वर्णित की गई है। पृथ्वीराज के जन्म की कथा के बाद जयचंद के जन्म की कथा आती है। अनंगपाल की दूसरी पुत्री सुंदरी का विवाह कन्नौज के राठौड़ विजयपाल के साथ होता है। इन्हीं के घर जयचंद का जन्म होता है। जब अनंगपाल ने पृथ्वीराज को गोद लिया तब जयचंद को बुरा लगा। पृथ्वीराज और जयचंद का आपसी कलह द्वेष इतिहास प्रसिद्ध है और संयुगत्या की कथा भी लोक प्रचलित है। पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए जयचंद ने कन्या संयोगिता के स्वयंवर के समय पृथ्वीराज की मूर्ति द्वारपाल के रूप में रख दी थी। इसके पश्चात कथा में गतिशीलता आ जाती है। राजसूय यज्ञ में पृथ्वीराज का अपमान और पृथ्वीराज द्वारा संयोगिता का अपहरण इस महाकाव्य की उल्लेखनीय घटनाएं हैं। संयोगिता को अपने राजमहल में लाकर पृथ्वीराज भोग विलास में डूब जाते हैं। उसी समय शहाबुद्दीन गोरी का आक्रमण होता है। राजकवि चंदबरदाई अपने कवित्व एवं बुद्धि कौशल के से एक दोहा लिखकर राजमहल में भेज देते हैं। उसकी पंक्ति कुछ इस प्रकार थी। गोरी रतऊ तब धरा तुम गोरी अनुरत। पृथ्वीराज जब इसे पढ़ते हैं तो उन्हें अपने कर्तव्य का स्मरण होता है और वे राजमहल छोड़कर रण मैदान की ओर चल पड़ते हैं। पृथ्वीराज रासो का यह प्रसंग हमें कविवर बिहारी के नहीं पराग नहीं मधुर मधुर की भी नहीं पराग नहीं मधुर मधु की याद दिलाता है। शहाबुद्दीन गोरी के आक्रमण का कारण उसके सरदार हुसैन का चित्रलेखा नामक सुंदरी से प्रेम बताया गया है। बाद में शहाबुद्दीन भी चित्रलेखा पर लपका। हुसैन ने अपनी प्रेयसी चित्रलेखा के साथ पृथ्वीराज के यहाँ शरण ली, जिसके कारण पृथ्वीराज को गोरी से 12 बार युद्ध करना पड़ा। अंत में गोरी बंदी पृथ्वीराज को गजनी ले गया और उसकी आंखें निकलवा ली। अपने स्वामी की इस दुर्दशा से अवगत होकर स्वामी भक्त चंदबरदाई भी अधूरा पृथ्वीराज रासो ग्रंथ अपने पुत्र जनहण को सौंपकर गजनी पहुंच गए। जिस समय पृथ्वीराज शब्दभेदी बाण का प्रदर्शन कर रहे थे, उसी समय चंद द्वारा मृत्यु के बाद स्वाभिमानी पृथ्वीराज एवं चंद दोनों स्वामी सेवक परस्पर एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। इस प्रकार इसकी कथा युद्ध और जय पराजय से भरी पड़ी है। पराक्रमी पृथ्वीराज अनेक बार शहाबुद्दीन गोरी को हराते हैं और क्षमादान देते हैं। अंत में वे स्वयं हार जाते हैं। शहाबुद्दीन उन्हें गजनी ले जाता है। कवि चंदबरदाई अपने महाकाव्य की कथा का भार अपने पुत्र को सौंपकर गजनी जाते हैं और शहाबुद्दीन का विश्वास संपादित कर पृथ्वीराज की बाण विद्या द्वारा उसका अंत करवाते हैं। अंत में सखा और स्वामी दोनों स्वेच्छा से मरण का वरण करते हैं और पृथ्वीराज रासो की कथा का यहाँ सार संक्षेप पूर्ण हुआ। अब हम देखते हैं पृथ्वीराज रासो की काव्यगत विशेषताएं। पृथ्वीराज रासो
वीरगाथा काल के ग्रंथों में सबसे अधिक प्रसिद्ध है। साधारण यह काल का प्रतिनिधि ग्रंथ माना जाता है। यह प्रबंध काव्य है। इसमें वीर भाव की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना की गई है। यह ग्रंथ हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, किंतु रामायण महाभारत आदि में जो जातीय भावों का उद्घाटन दिखाई देता है वह इसमें नहीं है। इस ग्रंथ में कल्पना की उड़ान और उक्तियों की चमत्कारिकता का अच्छा परिचय मिलता है। इस ग्रंथ में 69 समय अर्थात अध्याय है। इसमें 56 कवित्त, दोहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या छंदों का प्राचुर्य पाया जाता है। डॉक्टर श्यामानंदन किशोर ने इसकी विशेषताओं के संदर्भ में कहा है कि इसमें सर्ग विभाजन, मंगलाचरण, नगर वर्णन, छंद परिवर्तन आदि महाकाव्यों के प्रायः सभी लक्षण का निर्वाह किया गया है। पृथ्वीराज रासो में ऐतिहासिक, रोमांचक और पौराणिक तीनों शैलियों का सम्मिश्रण है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और आधुनिक हिंदी के बीच की कड़ी का काम करने वाले रासों की भाषा वैज्ञानिकों के लिए बड़े काम की है। पृथ्वीराज रासो एक ऐसा चरित्र काव्य है जिसमें प्रबंधत्व और कथा, आख्यायिका आदि के शिल्पों का सम्मिश्रण हुआ है। अब हम देखते हैं कि पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता, अप्रामाणिकता। पृथ्वीराज रासो हिंदी का आदि महाकाव्य है। यह विशालकाय ग्रंथ 69 में विभक्त है। इसमें 2500 से भी अधिक पृष्ठ है। इसमें स्थान स्थान पर कवित्व उच्च कोटि का है, परंतु इसमें कुछ ऐसी बातों का भी वर्णन है जो इतिहास की दृष्टि से भ्रमपूर्ण है। अतः हिंदी संसार में विभिन्न विद्वान पृथ्वीराज रासो की प्रामाणिकता के विषय में भिन्न भिन्न विचार रखते हैं। सबसे पहले हम प्रामाणिकता पर विचार करें तो प्रामाणिकता के लिए तर्क है। रासो को प्रामाणिक मानने वाले विद्वानों में डॉक्टर श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, मोहनलाल विष्णु पंड्या, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी आदि है। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने मुनि जिन विजय जी द्वारा प्राप्त रासो विषयक 4 छंदों को प्रामाणिक माना है। वे यह मानते हैं कि इसमें प्रक्षिप्त अंश तो मिल सकते हैं। इतिहास संबंधी भ्रांतियों के विषय में डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने अनेक तर्क दिए हैं। वे कहते हैं कि चंद ने अपने स्वामी का अतिशयोक्तिपूर्ण यशोगान किया है, यह स्वाभाविक है। अन्य कहते हैं कि जो नगरी प्रचारिणी सभा की ओर से प्रकाशित हुई है वे रासो का प्रामाणिक सिद्ध करते हैं, उन्हें झुठलाया नहीं जा सकता है। क्षेपक वास्तव में भ्रांतियों के कारण है, पर वे रासो के साथ ही नए नहीं सब काव्यों में मिलेंगे इत्यादि। इस ऐतिहासिक तथ्यों के विषय में मिश्र बंधुओं का कथन है कि रासो एक काव्य ग्रंथ है, ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं, इसलिए कल्पना से काम लेने का कवि को पूर्ण अधिकार है। चंद का मुख्य उद्देश्य अपने आश्रयदाताओं की उत्कृष्ट व्यंजना है। उनके लिए यदि चंद ने कल्पना से काम लिया है तो उन्हें दोष नहीं दे सकते। मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने इसमें आई संभवतः विवरणावली की अशुद्धता को ठीक करने के लिए एक आनंद संवत की कल्पना की है। उनका कहना है कि प्रचलित संवतों में
91 वर्ष घटाने से अधिकांश संवत ठीक बैठ जाते हैं। रासों की प्रामाणिकता के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के इस कथन को अब तक की जानकारी तथा अनुसंधान कार्य के निष्कर्ष के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। किसी समय यह ग्रंथ बहुत प्रामाणिक माना गया था और पृथ्वीराज विषयक इतिहास के लिए प्रामाणिक स्रोत समझा गया था। मेरा अनुमान है कि उस युग की काव्य प्रवृत्तियों और काव्य रूपों के अध्ययन से हम रासों के मूल रूप का संधान पा सकते हैं। इस प्रकार रासों की प्रामाणिकता के विषय में अनेक तर्क वितर्क दिए गए हैं। अब हम अप्रामाणिकता पर दृष्टिपात करते हैं। अप्रामाणिकता के लिए तर्क है कि रासों के विरोध में विरोधी पक्ष ने बहुत सी बातें कही है। उनके विरोध का मुख्य आधार पृथ्वीराज विजय नामक एक खंडित प्रति है जो इतिहास से मेल खाती है। उनका कथन है कि रासों के वर्णन पृथ्वीराज विषय से मेल नहीं खाते, अतः वह अप्रामाणिक है। जैसे पृथ्वीराज रासों में पृथ्वीराज की माता का नाम कमला लिखा गया है, पृथ्वीराज विजय में उनकी माता का नाम कर्पूर देवी कहा गया है। पृथ्वीराज विजय में पृथ्वीराज के विषय में जो वर्णन है वो चौहानों के शिलालेखों से मिलते हैं। मुंशी देवी प्रसाद का कहना है कि पृथ्वीराज के उत्कर्ष साधन के लिए रासोकार भी बहुत से राजाओं से कल्पित नाम दिए गए हैं। डॉक्टर राम कुमार ने रासों में और भी बहुत असंगतियां बताई है। कविराज श्यामल दास इस ग्रंथ को बिल्कुल अप्रामाणिक मानते हैं तथा पृथ्वीराज की मृत्यु के अनेक शताब्दियों के पश्चात इसका किसी कारण द्वारा लिखा जाना मानते हैं। ओझाजी रासों को 1460 संवत से पूर्व की रचना नहीं मानते। वे लिखते हैं कि विक्रम संवत 1460 में हम्मीर काव्य बना। उसमें चौहानों का विस्तृत इतिहास है, परंतु उसमें पृथ्वीराज रासों के अनुसार चौहानों को अग्निवंशी नहीं लिखा और न उनकी वंशावली को आधार माना गया है। इसमें ज्ञात होता है कि उस समय तक पृथ्वीराज रासो प्रसिद्ध नहीं था। इस प्रकार रासों की अप्रामाणिकता का मुख्य कारण डॉक्टर वरूर को प्राप्त पृथ्वीराज विजय है। रासों की परंपरा में पृथ्वीराज रासो एक प्रभावशाली और लोकप्रिय काव्य कृति है। विश्वविख्यात इतिहासकार कर्नल टोड ने इसे प्रामाणिक मानकर अपने राजस्थान के इतिहास लेखन में इसका भरपूर उपयोग किया है। इसी प्रकार रूसी विद्वान रॉबर्ट लेंज, फ्रांसीसी विद्वान गार्सिद तासी, डॉक्टर ग्रियर्सन आदि ने भी इस महाकाव्य से प्रभावित हुए हैं, किंतु डॉक्टर वलूर को पृथ्वीराज विजय नामक जो काव्यकृति प्राप्त हुई उसकी तुलना में पृथ्वीराज रासों में कुछ अप्रामाणिक अंश दिखाई पड़ते हैं और बस तभी से साहित्य जगत में पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता अप्रामाणिकता पर विवाद प्रारंभ हो गया, जो अब तक चलता आ रहा है। उपसंहार के रूप में हम कहें तो पृथ्वीराज रासों के अनेक संस्करण हमें प्राप्त होते हैं। इनमें कौन सा संस्करण प्रामाणिक है और कौन सा अप्रामाणिक यह कहना कठिन है। इस महाकाव्य की भाषा में प्राकृत, अपभ्रंश, ब्रज भाषा, फारसी आदि अनेक भाषाओं का मिश्रण प्रयोग हुआ है। काव्य सौंदर्य की दृष्टि से यह उच्च कोटि का महाकाव्य है। इसमें कुछ विसंगतियां और इतिहास विषयक भ्रांतियां अवश्य मिलती है, फिर भी आदिकालीन साहित्य, समाज एवं संस्कृति का जो प्रतिबिंब इसमें झलकता है वह अन्य रासों ग्रंथ में नहीं मिलता। इस दृष्टि से यह एक महत्वपूर्ण काव्य है।